जय हिंद साथियों। अभी तक आप संविधान में बहुत चीज देख चुके हैं। लगभग हम लोग संविधान के अंतिम पड़ाव पे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेदों को। हालांकि एक क्लास में अनुच्छेद खत्म होगा नहीं, 395 अनुच्छेद है। सब बारी बारी से धीरे धीरे आपको जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चलिए फटाफट जो है इसको कवर करिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि 395 अनुच्छेद, हालांकि उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कहीं पे भी आप खोजिएगा तो आपको 395 अनुच्छेद का डेटा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं 395 का 395 अनुच्छेद आप लोगों को दूंगा। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के व्यू से हैं, उसको याद कर लीजिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट क्या है कि एक बार ऐसा होता है कि सारा याद है और उसमें वही पूछ दिया जो आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि पूरे के पूरे अनुच्छेदों को मैं सीरियल नंबर से पढ़ा दूं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं इस सीरीज को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं भाग एक की। भाग एक के अंदर 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। ठीक है, उन चारों अनुच्छेदों को देख लेते हैं क्या कहता है। पहला अनुच्छेद आपको कह रहा है, पहला अनुच्छेद कह रहा है भैया कि भारत का नाम और क्षेत्र, माने भारत का नाम, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। आप सुना भी होगा, इस पे बहुत सारा हंगामा भी हुआ था कि हम लोग भारत का नाम इंडिया क्यों रखें, लेकिन सही है, गलत नहीं है। इंडिया और भारत दोनों भारत की विविधता को दर्शाते हैं। कैसे? तो भारत जो है, भारत शब्द हिंदी भाषी चीजों को दर्शाता है और इंडिया इंग्लिश भाषी चीजों को दर्शाता है। भारत में आपको ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है। अगर देखिएगा तो भारत शब्द जो है यह ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है, जबकि आपका इंडिया शब्द जो है यह आपको शहरी क्षेत्र को दर्शाता है। भारत जो है महात्मा गांधी के विचारों को प्रेरित करता है और इंडिया जो है अंबेडकर के विचारों को प्रेरित करता है। और हम सबको पता है कि हम भारत और इंडिया, मतलब भारत और आपका इंडिया, महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों को हम लोग जो है सो चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर दोनों को हम लोग चाहते हैं तो हमारा भारत जो है का नाम दोनों से मिला जुला, दोनों से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई गलत आपका नहीं है, भारत जो है बिल्कुल सही नाम है। ठीक है, हम बात कर रहे थे इंडिया दैट इज भारत की। क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया और भारत नाम में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नाम होना चाहिए। उस जाहिल सब के चक्कर में नहीं पड़ना है कि नहीं इंडिया को जो है हम इंग्लिश नाम कहाँ देंगे। कोई इंग्लिश नाम नहीं, हम इंग्लिश भाषी भी हैं, हिंदी भाषी भी है। भारत एक विविधता वाला देश है और भारत के अंदर जो है आपको भाषाओं की विविधता तो इतनी ज्यादा जिसकी हद हिसाब नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारे नामों में भी विविधता निश्चित रूप से झलकनी चाहिए। फिलहाल बात बस ध्यान इतना रखना है कि अनुच्छेद 1 जो है यह क्या बताता है? अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। क्लियर है? अगर आपसे बात कर दिया जाए कि मान लेते हैं हम किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करते हैं या कि राज्यों की संख्या बढ़ाते हैं, तो राज्यों की संख्या बढ़ाते हैं तो किसमें परिवर्तन होगा? तो भैया अनुच्छेद 1 में परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा? क्योंकि हमने बोला कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य है। अब एक बढ़ गया, 29 राज्य हो गया, तो क्या लिखेंगे हम? कहां लिखेंगे? अनुच्छेद 1 में लिखेंगे 29 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। उसी तरह अनुच्छेद 2 जो है यह क्या बताता है? यह कहता है संघ में नए राज्यों का समावेश। यानी जैसे आपका 1974 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया, तो कैसे मिलाया गया? क्या कौन अधिकार दिया भारत सरकार को कि सिक्किम को भारत में मिला लीजिए? तो यह अधिकार अनुच्छेद 2 देता है कि भैया आप नए राज्यों को भी भारत में क्या कर सकते हैं? समावेश कर सकते हैं, भारत में प्रवेश दे सकते हैं। यह अधिकार आपके पास है। क्लियर है? अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन। क्या कहता है? राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन की बात जो है वह अनुच्छेद 3 कहता है। भारत का आप देखते होंगे इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। किसने अधिकार दिया? कैसे कर दिया भैया आप? तो आपको यानी कि सरकार को अधिकार किसने दिया है? आर्टिकल 3 यह अधिकार देता है कि भैया आप अपने सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपने नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। सीमा, अभी नए राज्यों का निर्माण कैसे हो सकता है? कई एक तरीके हैं। जैसे
एक राज्य है उसको दो भागों में तोड़ दिया गया, दो राज्य हो गया, जैसे बिहार से टूट करके आपका झारखंड बन गया। या फिर दो राज्यों जम्मू कश्मीर को तोड़ करके जो है सो दो राज्य में विभाजित कर दिया गया, ऐसे हम कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, दो बड़े बड़े राज्य हैं उनके थोड़े थोड़े भाग को ले लिए, एक तीसरा राज्य बना दिए। तो ये सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। सीमाओं में सिंपल सी बात है कि जैसे ही राज्य बदलेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटा तो सीमाएं अपने आप क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। और नाम में परिवर्तन तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार कंटिन्यू नाम में परिवर्तन कर रही है। ठीक है, इसके बाद चौथा जो है क्या बताता है, अनुच्छेद 4 बताता है संविधान के प्रारंभिक प्रावधानों का संरक्षण। संविधान के प्रारंभिक प्रावधानों का संरक्षण, यानी संविधान जो है इसमें जो बातें लिखी गई हैं, आप जब परिवर्तन कर रहे हैं तो ऐसा परिवर्तन ना कर दे जो संविधान के अकॉर्डिंग ना हो। यानी कि संविधान की जो विचारधारा है वह किसी भी कीमत पे आपके परिवर्तन के दौरान परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। यह बात जो है अनुच्छेद 4 बताता है। आप परिवर्तन करें, आप संविधान के नियमों को बदलें, लेकिन उस नियम के बदलने के साथ ही संविधान की मूल भावना आहत नहीं होनी चाहिए, संविधान का मूल ढांचा जो है वह प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 4। अब आप इसके नीचे सीधे देखेंगे, क्या देखेंगे, तो इसके नीचे सीधे 52 से 78 देखेंगे। आप कहिए कि सर अभी तो आप बोलते कि सारे अनुच्छेद को पढ़ाएंगे, फिर 52 से 78 क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बीच में आपको जो है क्या है, इसके बीच में आपको नागरिकता है। नागरिकता आपका 5 से लेकर के कहां तक जाता है, 11 तक। मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, और आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है 35 से 51 तक। और मैंने ये तीनों टॉपिक अलग से बना रखा है। नागरिकता आप सर्च मारिएगा, नागरिकता आपको मिल जाएगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आपको मौलिक अधिकार मिल जाएगा, आपको नीति निर्देशक सिद्धांत मिल जाएगा। तो उन तीनों से रिलेटेड आर्टिकल सारे वहां पे हैं, इसलिए मैंने यहां 52 से उठाया है। क्लियर है? अगर हम आर्टिकल 52 की बात करें, आर्टिकल 52 से 78 की, तो सामान्य तौर पर ध्यान रखिएगा यह जो है मूल रूप से हमारे भाग 5 का हिस्सा है। किस भाग का? भाग 5 का हिस्सा है। और इसका सिद्धांत क्या है, तो यह राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य का वर्णन करता है, उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य का वर्णन करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कार्य का वर्णन करता है, और राज्य के राज्यपालों की शक्तियों और कार्य का वर्णन करता है। यानी भाग 5 की बात की जाए या आर्टिकल 52 से 78 की बात की जाए, तो इस 52 से 78 में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल ये लोग देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि अगर ये लोग देखने को मिल रहे हैं तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी विधायिका होगी वो सब यहीं देखने को मिलेगी, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो विधायिका होगी प्रधानमंत्री से रिलेटेड होगी, यानी कि मंत्रिमंडल, संसद, ये सब हम लोगों को कहां देखने को मिलेगा, तो 52 से 78 के बीच में हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग इसके आर्टिकल्स पे। तो देखिए सबसे पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52, वह कहता है राष्ट्रपति का पद, यानी भारतीय संविधान जो है वह भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन करता है। यानी भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, इस बारे में जानकारी कौन देता है? आर्टिकल 52 देता है। इसी को बोला गया है राष्ट्रपति का पद। ठीक है, राष्ट्रपति का पद का वर्णन कहां है? तो आर्टिकल 52 में है। यह बात याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी, राष्ट्रपति का पद रहेगा और संवैधानिक पद रहेगा, यह आर्टिकल 52 बताता है। आर्टिकल 53 क्या बताता है? तो यह कहता है संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होगा, यानी संघ की या संविधान की, संघ या संविधान दोनों की कार्यकारी शक्ति, यानी उसमें जो काम करने की पावर दी गई है, कार्य करने की जो ताकत दी गई है, वो सभी की सभी ताकत किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। यानी राष्ट्रपति जो होगा वह कार्यपालिका प्रमुख होगा। सामान्य तौर पर सीधा आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है। कार्यपालिका प्रमुख का मतलब क्या हुआ कि काम उसी के नाम पर होगा। यह जरूरी नहीं है कि काम वही करेगा, ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। काम उसी के नाम पर होगा, यह जरूरी नहीं है कि काम वही करे। जैसे आपके घर में, परिवार में कोई ना कोई एक व्यक्ति होंगे जो कार्यपालिका प्रमुख होंगे। कार्यपालिका प्रमुख का मतलब क्या हुआ कि जिसके नाम से, अगर किसी के यहाँ का शादी का कार्ड आएगा तो उसी के नाम से, जैसे दादाजी हैं तो दादाजी के नाम पर आता है। तो क्या लगता है कि दादाजी के नाम पर कार्ड आया है तो खाली दादाजी जाएंगे? यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। पिता जी भी जा सकते हैं, पोता भी जा सकता है, हम लोग भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, परिवार का कोई सदस्य जो है उसमें शामिल हो सकता है। तो कार्यकारी प्रमुख कौन हो गए? दादाजी। और काम कौन कर रहा है? तो घर के सभी सदस्य। उसी प्रकार से राष्ट्रपति जो होता है वह देश का कार्यपालिका प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें निहित हो जाती है? प्रधानमंत्री में। जैसे घर में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें होता है? पिताजी में। यानी कि बातें पिताजी की चलती है, क्योंकि दादाजी तो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनसे कितना काम होगा।
क्लियर है? तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति जो होगा वह कार्यपालिका प्रमुख होगा। अगला आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। भैया मान लेते हैं कि भारत में अगर राष्ट्रपति का पद है तो राष्ट्रपति को निर्वाचित भी तो करना पड़ेगा, राष्ट्रपति का चुनाव भी तो करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वह कैसे होगा, कैसे राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाएगा? तो सामान्य तौर पर राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट रूप में इनका निर्वाचन होता है, मतलब कि इसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब सवाल उठता है कौन करता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो हैं भाग लेते हैं। क्लियर है? अब हो सकता है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आपको समझ में ना आए, टेंशन ना लीजिएगा, अभी हम संविधान पढ़ रहे हैं, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपका पूरा का पूरा ये सिस्टम कवर हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको बोला कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है यह आर्टिकल 54 बताता है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा के, ध्यान रखिएगा, सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है? आर्टिकल 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा यह प्रणाली कैसी है? तो ये प्रणाली है अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। राष्ट्रपति का निर्वाचन तो होगा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होगा। इस बारे में बात बताता है आपका कौन? तो आर्टिकल 55। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब राष्ट्रपति हैं तो भैया राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा? भैया तो 5 वर्षों का होगा, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा, त्याग पत्र दे सकते हैं। क्लियर है? यही बात आपको बताता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है, और मैंने बताया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से आपको इससे पहले भी क्या कर सकता है? अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, या अगर राष्ट्रपति को उसके पद से पहले हटाना हो तो उस पर जो है किसी प्रकार का क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर उसने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया हो तो उस स्थिति में उस पर महाभियोग लगा करके भी 5 साल से पहले उसको पद से हटा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आइए, अगला आर्टिकल आपका क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 57 जो है यह राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात कहता है। यानी अगर कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति बना हुआ है, उसका कार्यकाल 5 साल का खत्म हो गया, तो क्या उसको फिर से चुना जा सकता है? बिल्कुल चुना जा सकता है, क्योंकि भारत में पुनर्निर्वाचन का कॉन्सेप्ट है। यहीं पे अमेरिका का जो राष्ट्रपति होगा वह मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद राष्ट्रपति कभी नहीं बन सकता। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति कई एक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहीं पे बात बोला गया है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन तो हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 5 साल के कार्यकाल के बाद दोबारा जब चुनाव होगा तो उसमें फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या हो सकते हैं? योग्य हो सकते हैं, उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होगा। अगला आर्टिकल 58 क्या बताता है? तो यह कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, या आप ही तैयारी कर रहे हैं जॉब की, तो आपकी तो योग्यता होगी भैया। आप जो है अगर इंटर पास हैं तो उस स्थिति में बिहार एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं, यानी इंटर लेवल पे भर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं तो आप जो है सो फिर तो बड़े बड़े एग्जाम भी आप दे सकते हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के पद की योग्यता भी तय की गई है। क्या क्या योग्यता हो सकता है? तो भैया राष्ट्रपति सबसे पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कि 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अगर इन कंडीशनों को वह फुलफिल कर रहा है तो वह व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति वह व्यक्ति बन सकता है। आर्टिकल 59 ये क्या बताता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए अयोग्यता। भैया मान लेते हैं कि योग्यता अगर तय है तो अयोग्यता भी तो तय है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य भी है, तो क्या उस सभी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? नहीं। अगर वो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया हो, मानसिक विक्षिप्त हो, तो क्या हम लोकसभा का उसको राष्ट्रपति बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह से राष्ट्रपति की योग्यता का निर्धारण किया गया है, उसी तरह से राष्ट्रपति के अयोग्यता का भी क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए भी पागल हो,
ठीक है। और दूसरी बात की उसको जो है जेल की सजा हुई हो कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल या उससे ज्यादा जेल की सजा हुई हो, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ये क्राइटेरिया आपको फिक्स है। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति का शपथ। भारत के साथ एक सबसे बड़ी बात है कि संवैधानिक पदों में कोई भी व्यक्ति जब अपने पद को पर कार्य करना प्रारंभ करता है तो उस कार्य करने के प्रारंभ होने से पहले उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। यहां पे राष्ट्रपति के शपथ की बात हो रही है, और राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उस सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उस वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने भारतीय संविधान की शपथ खाते हैं, भारतीय ईमानदारी से काम करने का शपथ खाते हैं, और उसके बाद राष्ट्रपति के कार्य को वो प्रारंभ करते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वह ना हो पद पर तो उस सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हो, सबसे ज्यादा उम्र का न्यायाधीश हो, वह जो है क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलवा सकता है। अगला है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। क्या कहता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। अब मान लेते हैं राष्ट्रपति जो है उसको उसके पद पर आसीन करा दिया गया है और वह संविधान के नियमों का उल्लंघन करने लगे। हो सकता है कि वह पागल हो जाए, हो सकता है वह दिवालिया हो जाए। तो ये सारे वो कंडीशन है जब राष्ट्रपति की अयोग्यता घोषित होती है। और मान लेते हैं कि पहले योग्य था लेकिन बाद में जो है सो इस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं, तो क्या वह पद पर बना रहेगा? नहीं, उसको हम पद से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? तो उसको पद से हटाने के लिए हम उस पर क्या लगाएंगे? महाभियोग लगाएंगे। कौन लगाएगा? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह आपको एक प्रस्तावना पारित होगा जिस पर 1/4 सदस्य सहमत होंगे। जब यह प्रस्तावना पारित हो जाएगा तो यह लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा 2/3 बहुमत से और राज्यसभा 2/3 बहुमत से। ध्यान रखिएगा, दोनों, लोकसभा भी 2/3 बहुमत से और राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से अगर इस महाभियोग की पुष्टि कर देता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है। लेकिन एक सवाल बनता है कि अगर उपराष्ट्रपति पद पर ना हो, उपराष्ट्रपति का पद पहले से ही खाली हो, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो याद रखिएगा, अगर उपराष्ट्रपति पद पर ना हो, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को जो है वो अपना त्यागपत्र देगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महाभियोग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर? अगला आर्टिकल आपका है 62, आर्टिकल 62। ये क्या कहता है? तो ये कहता है राष्ट्रपति के पद के रिक्तिका को भरने के लिए निर्वाचन। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा और राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दिए तो राष्ट्रपति का पद तो खाली हो गया। तो उस खाली पदों को भरने के लिए जो निर्वाचन प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की बात आर्टिकल 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद को, वैसे भी आप ध्यान रखिएगा कि 24 घंटा के भीतर आपको जो है राष्ट्रपति के पद को क्या करना होता है? भर लेना होता है, फुलफिल करना होता है। इसी के कारण अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है, या फिर आपके जो उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। सामान्य तौर पर आपको 6 महीना के भीतर, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 महीना के भीतर जो है इस रिक्त पदों को क्या करना है? भर लेना है। यह प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अगला है आर्टिकल 63। यह बताता है भैया उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी उपराष्ट्रपति कैसा होता है, क्या कौन उपराष्ट्रपति हो सकता है, यानी उपराष्ट्रपति को डिफाइन करने का काम आर्टिकल 63 करता है। ठीक है? क्या करता है? उपराष्ट्रपति को डिफाइन करने का काम जो है यह आर्टिकल 63 करता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो कैसा होगा। अगला आर्टिकल 64 कहता है कि भैया उपराष्ट्रपति जो होंगे वो क्या होंगे? उपराष्ट्रपति का पद जो होगा, और साथ में यह पद कैसा होगा? तो यह जो है राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इस बात को भी आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। क्लियर है आपका? तो
आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, चलिए। पदेन सभापति का मतलब क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पद होगा उस पद पर, उस पद की अध्यक्षता जो करने का अधिकार होगा वह किसके पास होगा? तो उस पद की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होगा? उपराष्ट्रपति के पास होगा। आर्टिकल 65 आपको क्या कहता है? यह कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। भैया अब मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान ने वर्णित कर दिया है, तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन भी होगा, चुनाव भी होगा। तो कैसे चुना जाएगा? उपराष्ट्रपति का पद भरा कैसे जाएगा? तो यह भी आपको अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पत्ती के आधार पर भरा जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसका क्या कंडीशन होगा? तो भैया इसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य जो होंगे वह आपको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। क्लियर है? जबकि राष्ट्रपति में आपने क्या देखा था? राष्ट्रपति में देखा था लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। यहां निर्वाचित नहीं है, यहां लोकसभा के सभी सदस्य हैं और राज्यसभा के सभी सदस्य हैं। क्लियर है? आर्टिकल 66 क्या कहता है? तो भैया आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। अब मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये तो आगे आपको अगला आर्टिकल बता रहा है, लेकिन अगर उसको पद से हटाना है उसके कार्यकाल से पहले तो कैसे हटाएंगे? तो भैया उस पर भी क्या लगेगा? महाभियोग लगेगा। याद रखिएगा, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग बताता है, जबकि आर्टिकल 66 जो है यह आपको उपराष्ट्रपति पर महाभियोग बताता है। अब जैसे राष्ट्रपति में देखा था कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाएगा और दूसरा उसकी पुष्टि करेगा, जबकि उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में महाभियोग कौन लगाएगा? तो ध्यान रखिएगा, महाभियोग जब भी लगाएगा तो राज्यसभा ही लगाएगा। कितने बहुमत से? तो 2/3 बहुमत से, और लोकसभा 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की क्या करेगा? पुष्टि करेगा। ठीक है, अब राज्यसभा 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाएगा, लोकसभा उसकी पुष्टि करेगा, तो राष्ट्रपति को अपने पद से क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। अब आप कहिए कि सर राष्ट्रपति पद पर ना हो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद 24 घंटा के भीतर ही भर लिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र केवल राष्ट्रपति को दे सकते हैं, जबकि मैंने पीछे बताया कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को भी दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आर्टिकल 67 क्या बताता है? यह कहता है उपराष्ट्रपति के पद की अवधि और शर्त। उपराष्ट्रपति जो होंगे वह अपने पद पर कितने समय तक रहेंगे? तो भैया वो अपने पद पर 5 वर्षों तक रहेंगे। लेकिन अगर वह 5 वर्ष से पहले अपना पद त्यागना चाहें तो बिल्कुल त्याग सकते हैं, अपना पद छोड़ सकते हैं, या फिर उन पर वो अगर संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, तो उन पर महाभियोग लगा करके भी उनको पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है? यही शर्त है आपको कि 5 साल तक तो रहेंगे, लेकिन पद से पहले भी हटाया जा सकता है अगर वो संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं। अगला है आर्टिकल 68। यह क्या कहता है? यह कहता है उपराष्ट्रपति के रिक्तिका की स्थिति में कार्यवाही। अगर उपराष्ट्रपति का पद क्या हो गया हो? रिक्त हो गया हो, खाली हो गया हो, तो उस समय कौन काम करेगा, कैसे काम चलेगा, कैसे काम होगा, तो इस बारे में आपको जो है सो बात किया गया है आर्टिकल 68 के तहत। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो पद है यह भी 6 महीने के भीतर, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो उसको भी क्या करना है? 6 महीने के भीतर जो है उपराष्ट्रपति के इस पद को भर देना है। ये आपको जो है सो ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद को भी 6 महीना के भीतर, उपराष्ट्रपति के पद को भी 6 महीना के भीतर भरना होता है। अगला है आपका आर्टिकल 69। क्या कहता है? तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता की जानकारी हमको 69 से मिलता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति का वेतन जो है वो कितना है? वो भैया 5 लाख है। कहां से पता चला? 69 से। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो भैया 4 लाख है। कहां से पता चला? 69 से पता चला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान है तो उस कार्यकाल के दौरान उनके वेतन
कम नहीं किया जा सकते हैं, उनके वेतन घटाए नहीं जा सकते हैं, उनके भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि वेतन और भत्ता उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हटाया जा सकता, नहीं कम किया जा सकता है। दूसरी बात कि उनके वेतन और भत्ते को कम करना होगा तो पहले से ही उनको जो है सो बताना पड़ेगा कि भैया हम वेतन और भत्ता जो है सो कम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगले उपराष्ट्रपति जो होंगे, उस अगला उपराष्ट्रपति जो आएगा उसका वेतन, अगला राष्ट्रपति आएगा उसका वेतन कम होगा, ये जो कार्यकाल के दौरान है इनका वेतन कम नहीं होगा, ठीक है। इनके वेतन और भत्तों को निर्धारित करने का अधिकार जो है संविधान यानी संसद को दिया गया है। क्लियर है। अगला आर्टिकल 70 जो है ये क्या कहता है, तो आर्टिकल 70 कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के कार्य, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो या राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद को संभालने में सक्षम ना हो, तो उस स्थिति में उसके कार्य को उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति जो है उसके कार्य को क्या करेंगे, संभालेंगे। आर्टिकल 71 क्या कहता है, यह कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषयों का निर्णय एससी करेगा। अगर मान लिए कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उस चुनाव में जो निर्णय आया है वह निर्णय राष्ट्रपति को मंजूर ना हो, यानी जो हारा है उसको मंजूर ना हो कि नहीं मेरे साथ जो है सो गड़बड़ घोटाला हुआ है, तो उस स्थिति में क्या हो गया, मामला फंस गया और उस फंसे हुए मामले पर निर्णय लेने का अधिकार जो होगा वह केवल सुप्रीम कोर्ट को है, सर्वोच्च न्यायालय को है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला होगा उसकी सुनवाई कौन करेगा, तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति जो है इनके पास क्षमादान की शक्ति दिया गया है। कैसा क्षमादान, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है सजा हो गया है, न्यायालय ने उसको सजा दे दिया है, उम्र कैद दे दिया है, उम्र कैद के साथ साथ सश्रम उम्र कैद दे दिया है, यानी कि काम के साथ मेहनताना के साथ मेहनत के साथ आपको जो है सो कार्य करना है, फांसी की सजा को दे दिया है, तो उस स्थिति में इन सब सजाओं को कम करने या माफ करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 देता है। ठीक है, देखिए कई एक बार ऐसा होता है कि गलती आपकी नहीं होती है, जैसे मान लीजिए खेल रहे हैं, किसी बच्चा को धक्का दिया, वो नीचे गिरा, सिर उसका लड़ा, वो मर गया, तो हम मर्डरर थोड़ी हो जाएंगे, ये गलती से जो है सो हो गया है। तो उस स्थिति में अगर न्यायालय ने सजा दे दिया है, फांसी का सजा, उम्र कैद का सजा, तो उस स्थिति में आपके बिहेवियर, आपके व्यवहार को देखा जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा उस सजा को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, सजा को कम करने का अधिकार राज्यपाल के पास भी है, लेकिन फांसी के सजा को कम करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। फांसी के सजा को केवल और केवल कौन माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो वो जो है आपको राष्ट्रपति कम कर सकते हैं। ठीक है, किसी को फांसी हुआ है तो उसको जो है फांसी को माफ करके उम्र कैद का सजा में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो यह अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 देता है कि भैया आप क्षमा कर सकते हैं, यह अधिकार आपके पास है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी को सजा हुआ जाके माफी मांगा वो माफ कर देंगे। क्यों करेंगे, वो देखेंगे कि आप कैसे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कुकृत्य टाइप के व्यक्ति हैं। जैसे एक महिला जो है अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को, सास को, ससुर को और 3 बच्चे को मार डाली, यानी कि 6 मर्डर उसने किया, बाद में पकड़ा गई, जेल हुआ और उसको अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसने उसको फांसी का सजा दे दिया। उसके वकील ने समझाया, उसका एक और बच्चा था जो नाना यहां गया था, बेचारा बच गया, तो उसके वकील ने समझाया कि जाके राष्ट्रपति से आप जो है माफी मांगिए, बोलिए जो है सो हमको माफ करने के लिए, मेरा बच्चा जो है अनाथ हो जाएगा, उसका सहारा लेकर के। तो राष्ट्रपति ने सीधा मना कर दिया कि तुम अपने बच्चे को कितना सहारा दे सकती हो हमको पता है, 3-3 बच्चे को तुम मार डाली, इसको भी मार डालोगी, इसलिए तुमको माफ नहीं किया जाएगा। यानी ये जघन्य अपराध था, तो उस स्थिति में अगर जघन्य अपराध होगा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति माफ नहीं करेंगे। क्लियर है। अगला आर्टिकल 73 क्या बताता है, तो यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होगा कि वह जो है संघ के लिए क्या करे, काम करे। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, यानी जो भी काम होगा सब राष्ट्रपति के नाम पर ही काम होगा। क्लियर है। आइए अगला आर्टिकल आपको क्या कहता है, अगला आर्टिकल कह रहा है अनुच्छेद 74 कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का विधिक सलाहकार होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक विधिक सलाहकार की नियुक्ति जो है की जाएगी। मंत्रिपरिषद एक विधिक सलाहकार होगा, यानी मंत्रिपरिषद के सहयोग से राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे, काम करेंगे। क्लियर है। अगला आर्टिकल 75 बताता है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, कौन होगा, जिसका प्रधान जो है वह कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा।
ये बात आपको बताता है। यानी 74 आपको सीधा सीधा बताता है मंत्री परिषद के बारे में, और मंत्री परिषद का प्रधान जो होगा वह प्रधानमंत्री होगा, यह बताता है आर्टिकल 75। यह ध्यान रखिएगा। यानी आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति का पद जो है, कैमरा में लड़ रहा है, राष्ट्रपति का पद जो है वह आपको किसके तहत है? संविधान के आर्टिकल 75 के तहत है। अच्छा, 75 के तहत प्रधानमंत्री जो होगा वह क्या होगा? वह जो है संवैधानिक व्यक्ति हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 76 कहता है महान्यायवादी का पद। महान्यायवादी, महान्यायवादी क्या है? ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति होते हैं या जो भी लोग आपको जो है संविधान के अकॉर्डिंग नियुक्त किए जाते हैं, उन सभी के साथ एक कंडीशन ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि वो कानून के बहुत विशेष ज्ञाता होते हैं। ऐसा तो है नहीं, कानून के विशेष ज्ञाता तो होते नहीं है। तो जब कानून के विशेष ज्ञाता नहीं होते हैं, ये पूरा लाइट में आ जा रहा है, नहीं दिख रहा है, कानून के विशेष कोटि के ज्ञाता नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? इसको सर बंद करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो महान्यायवादी की बात कर रहा है कि महान्यायवादी जो होगा ये कानूनी सलाहकार होगा। किसका? तो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देगा, या फिर जो केंद्र सरकार है उसको कानूनी सलाह देगा, क्योंकि ये कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होगा। ये कौन होगा? तो ये हो सकता है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, या तो उच्च क्वालिटी का वकील हो, या फिर आपका जो है जज हो, रिटायर्ड जज। तो उसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। या फिर ध्यान रखिएगा, इसकी जो मैक्सिमम उम्र है वह कितनी होनी चाहिए? वह आपको 66 वर्ष होनी चाहिए। 5 वर्ष या 66 वर्ष में से जो पहले हो जाए तब तक के लिए उसको जो है नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर है? यह ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक सवाल आपसे, बड़ा हम बता दिए आपको, एक कमेंट करके आपको बताना है कि वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है। क्या कमेंट करना है? वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है। मैं आपको इसके पहले वाला बता देता हूं, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो थे वो महान्यायवादी थे। इनसे पहले यानी कि जो अभी वर्तमान में है उन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब कमेंट करके बताइएगा कि कौन है महान्यायवादी। आइए, अगला आर्टिकल आपका क्या कहता है? अगला है आर्टिकल 77। यह कहता है केंद्र सरकार के कार्य और शक्तियां, केंद्र सरकार के पास किस प्रकार का कार्य होगा और केंद्र सरकार के पास किस प्रकार की शक्ति होगी, इन सब के बारे में जानकारी जो है वो आर्टिकल 77 बताता है। और आर्टिकल 78 कहता है राष्ट्रपति को सूचना देने की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। किसी भी प्रकार का कार्य अगर राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद करेगी, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद किसी प्रकार का अगर निर्णय लेने का निश्चय किया है, तो इस बात की जानकारी जो है वह किसको पहुंचाएंगे? वह पहुंचाएंगे राष्ट्रपति को। यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बीच का जो कड़ी होता है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का जो कड़ी होता है वह कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री जो है वह आपको किसी भी प्रकार के कार्य करने की सूचना जो है वह राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करेगा। क्लियर है? चलिए, आपका जो है आर्टिकल ये खत्म होता है। इसके बाद वाले आर्टिकल चूंकि एक ही में सब डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद वाले आर्टिकल के साथ फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी पर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।